Hello friends, today's topic is evolution of microprocessor, ALU and bus organization. माइक्रोप्रोसेसर लेक्चर सीरीज अगर आपने सब्सक्राइब ना की हो तो इस चैनल के थ्रू इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा और आप इजीली उसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं. So evolution of microprocessor. The first microprocessor was introduced in year 1971. यानी कि 1971 में सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर बना था. It was introduced by Intel and was named Intel 4004. यानी कि जो पहला माइक्रोप्रोसेसर बना था वो 1971 में Intel ने बनाया था और उसका नाम था 4004. Intel 4004 is a 4-bit microprocessor and it was not a powerful microprocessor. 4 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था. इट कैन परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस ऑन 4 बिट एट अ टाइम. यानी कि 4 बिट का ऑपरेशन ही कर सकता था. एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए बना था वो. ठीक है. However, it was Intel's 8080 was the first microprocessor to make it to होम कंप्यूटर्स. यानी कि जब होम कंप्यूटर्स का दौर आया तो उस समय जो पहला माइक्रोप्रोसेसर इस्तेमाल किया गया वो भी इंटेल का ही माइक्रोप्रोसेसर था. 8080 उसका नंबर था और उसको जो इंट्रोड्यूस किया था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1974. यानी कि लगभग 3 साल बाद उसके एक प्रोसेसर आया जिसको हमने कंप्यूटर में इस्तेमाल किया और वो 8 बिट का ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल था. 8 बिट का ऑपरेशन उससे हम कर सकते थे. Then during year 1976, Intel introduced 8085 processor, which is nothing but an update of 8080 processor. उसके बाद उसके करीब 2 साल बाद इंटेल ने एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम था 8085 प्रोसेसर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो 8080 का ही एक अपडेटेड वर्जन था. The 8080 processor are already updated by adding 2 enable disable instructions, 3 added interrupts pins and serial input outputs. यानी कि जो 8080 प्रोसेसर था उसमें पहले ही इंटरप्ट्स वगैरह, इनपुट, सीरियल इनपुट आउटपुट का इंटरफेसिंग, ठीक है, इनेबल डिसेबल इंस्ट्रक्शंस, एडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंस्ट्रक्शन सब पहले से ही 8080 में थी लेकिन थोड़ा सा अपडेट करके 1976 में 8080 को 8085 प्रोसेसर बनाया गया. Then after that उसके बाद Intel introduced 8086 pins during the year 1976. 1976 में 8086 प्रोसेसर भी आया और जो दोनों में बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस था 8086 और 8085 में, वो था उनका बिट साइज, उनका प्रोसेसर का साइज. जो प्रोसेसर 8085 था वो 8 बिट का प्रोसेसर था और जो 8086 है वो बेसिकली आपका 16 बिट प्रोसेसर था. Intel later introduced 8087 processor which was first math coprocessor and later 8088 processor which was incorporated into IBM personal computers. उसके बाद 8087, 8088 कंप्यूटर्स आए जो कि प्रोसेसर्स आए जो कि IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए गए. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे प्रोसेसर इंटेल ने निकाले, जैसे 8088, 8286, 8386, 8486. फिर उसके बाद पेंटियम का दौर आया, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4. उसके बाद अब आजकल कोर टू डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर्स जो है हमारे क्वाड कोर प्रोसेसर्स, इनका दौर चल रहा है मार्केट में. तो ये बेसिकली हमारा एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेसर था. अगर इसको हम चार्ट से देखें, एक बार एक चार्ट से हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश की है तो देखिए 8080 में जो 8080 प्रोसेसर हमारा 1974 में आया, इसमें 6000 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया था और इसकी जो डाटा विड्थ थी वो 8 बिट थी और जो क्लॉक स्पीड थी वो 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड थी. फिर 8085 हमारा आया 1976 में, जिसमें 65,000 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया, 8 बिट इसकी डाटा विड्थ थी. 8086 1978 में आया, 29,000 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके 16 बिट डाटा विड्थ थी. फिर 8088 आया है 1979 में, ठीक है. फिर 8286, फिर 1982 में, फिर 1985 में 8386, 486 1989 में आया है. इसमें 1 लाख
से ज़्यादा इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है। करीब करीब देखिए आप काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर हैं, 32 बिट के प्रोसेसर हैं ये, 83, 86 और 84, 86 ये इनकी जो है स्पेशल एडिशनल फीचर्स थे इसके। फिर उसके बाद 64 बिट के प्रोसेसर पेंटियम के से सीरीज से स्टार्ट हुए, जो 93 से लेके 2000 के बीच में हमने देखे, और 2000 के बाद अब जो हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो कोर टू डुअल कोर, और इस तरीके से हमारे i3, i7 इस तरीके से हमारी जनरेशन चेंज हो रही है। तो नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उसकी क्लॉक स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, जो इनकी क्या नाम प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, जो उनका क्या नाम ऑपरेशन टाइम है, ऑपरेशन टाइम भी उनका जो है वो बहुत ही फास्ट है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में आपने देखा कि किस तरह से टाइम से 1974 से लेके और आज तक हमने कितने सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स को देखा, और क्या क्या चीजें उसमें इनबिल्ट थी, कितने ट्रांजिस्टर थे, कितना डाटा बिट था, ये सब हमने आपको इस एवोल्यूशन माइक्रो प्रोसेसर में बताया। नेक्स्ट है बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MPU 8085। MPU 8085 आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए बस ऑर्गेनाइजेशन इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बस ऑर्गेनाइजेशन इस डायग्राम के माध्यम से समझाया है आपको, बहुत ध्यान से देखना है इसमें आपको कि आपको बेसिकली 3 बसेस होती हैं। हमने आपको बताया, एक होता है इसका कंट्रोल बस, एक होता है डाटा बस, और एक होता है एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस हमारी जो है वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, A0 से लेके A15 तक, ये हमारी एड्रेस बस है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बताता है कि कौन सा एड्रेस मेमोरी से उठाना है, या इनपुट या फिर आउटपुट पे लेके जाना है। तो वो एड्रेस बस जो है आपकी यूनिडायरेक्शनल बस है। ठीक है, और इस पे एड्रेस लोड होता है, 16 बिट का एड्रेस लोड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 16 बिट की बसेस होती हैं ये, 16 बिट का क्योंकि हमारा एड्रेस होता है, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे 16 बिट का हमारा एड्रेस बनता है। उसके बाद डाटा बस हमारी D0 से D7 8 बिट की होती है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इसका जो बिट होता है 8 बिट का बिट होता है डाटा साइज। ठीक है, और देखिए आप ये बाय डायरेक्शनल बस है, सबसे बड़ी बात देखिए बाय डायरेक्शनल है ये बस। ठीक है, मेमोरी से ये डाटा ला भी सकती है, और मेमोरी से डाटा फेच भी कर सकती है, मेमोरी पे रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। तो इस बस के थ्रू हमारे सारे ऑपरेशन होते हैं, रीड राइट ऑपरेशन, डाटा फेच जो हमें करना है या डाटा हमें पहुंचाना है, वो सारा ऑपरेशन हमारा इन्हीं बसेस के थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। डाटा बस हमारी कनेक्टेड होती है मेमोरी से, इनपुट से, आउटपुट से, माइक्रो प्रोसेसर से, रियल वर्ल्ड से, यानी कि अगर हम बाहर से कोई इंटरफेसिंग कर रहे हैं, कोई हमने डिवाइस इंटरफेस करा है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो वहां से उससे भी हमें अपने डाटा बस को, हमारे एड्रेस बसेस को हमें उससे कनेक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली हमारी एड्रेस बस थी। ध्यान रखने वाली बात है कि एड्रेस बस हमारी 16 बिट की है, डाटा बस हमारी 8 बिट की है, इसीलिए हम बोलते हैं हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, वो हमारा 8 बिट का प्रोसेसर है। उसके बाद कंट्रोल बस की बात करते हैं, तो कंट्रोल सिग्नल जो है वो हमारा 8085 जनरेट करता है, आपको बताया है मैंने, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और कंट्रोल सिग्नल लगभग माइक्रो प्रोसेसर के सभी ब्लॉक्स को प्रोवाइड कराया जाता है। कंट्रोल सिग्नल मेमोरी में भी होता है, कंट्रोल सिग्नल इनपुट आउटपुट सभी पे कंट्रोल सिग्नल्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है इनपुट आउटपुट, और मेमोरी में हमने देखिए यहाँ पे दिखाया है आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ, रियल वर्ल्ड की तरफ भी हमने कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस के माध्यम से पहुंचाता हुआ आपको इसके दिखाया है। ठीक है, तो और कंट्रोल बस जो होती है ये भी आपकी यूनिडायरेक्शनल बस होती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और इस पे हम कंट्रोल सिग्नल्स को जो है पहुंचाते हैं। तो इस चार्ट के इस डायग्राम से आपने देखा कि किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर 8085 को हमने इंटरफेस किया है, बेसिकली कनेक्ट किया है मेमोरी, इनपुट और आउटपुट से, यूजिंग एड्रेस बस, यूजिंग डाटा बस एंड यूजिंग कंट्रोल बस। एड्रेस बस 16 बिट, डाटा बस 8 बिट, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, डाटा बस बाय डायरेक्शनल, कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आपके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना बिट साइज है, यूनिडायरेक्शनल है कि बाय डायरेक्शनल है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको बस इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली ये बस ऑर्गेनाइजेशन था, देखते हैं थोड़ा सा आगे इसको। और एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट्स, बार बार बता रहे हैं 16 बिट की होती है। एग्जांपल दिया है कि एक एड्रेस दिया है आपको 2100H 2100H, ये एक एड्रेस है, तो इसे 16 बिट का इसीलिए बोला है कि देखिए अगर मैं 2100 को 16 बिट में कन्वर्ट करता हूं तो ये देखिए कैसे होगा, 0010, ये किसका बाइनरी है, ये 2 का BCD कोड है बेसिकली। ठीक है, तो हम BCD में ही लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 का BCD कोड है 0010, फिर 1 का BCD कोड है 0001,
0 के लिए 0000 और फिर 0 के लिए 0000। तो ये 16 बिट का हमारा एक एड्रेस बन जाता है, इसीलिए हमारी एड्रेस बेस जो है वो 16 बिट की एड्रेस बिट कहलाती है। तो ये हमारा एड्रेस बिट हुआ, एड्रेस बस हुआ। एड्रेस बस के बाद आता है आपका डाटा बस। डाटा बस के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज ऑफ 8 बिट, यानी कि ये 8 बिट की होती है हमारी। एग्जांपल देखिए किस तरीके से मैंने एक डाटा लिया है 5E, ये एक डाटा है 5E। तो 5 हमारा का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है 0101, ये हमारा 5 का बाइनरी है। उसके बाद E का बाइनरी, E क्या है 10 11 12 13 14, ABCDE। तो E हमारा क्या है 14, तो 14 का बाइनरी हमारा क्या होता है, BCD कोड सॉरी, वो हमारा होता है 1110, ये हमारा BCD कोड है। अगर हम देखेंगे तो ये 8 बिट का हमारा पूरा कोड बना है, जनरेट हुआ है, तो इसीलिए हमारी जो डाटा बिट है, डाटा बस जो है वो हमारी 8 बिट की डाटा बस है। ठीक है, तो ये हमारा था डाटा बस। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम होता है इट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल भेजता है। मेन कंट्रोल सिग्नल आपको पहले बता दिए हैं, देखिए दोबारा बता रहे हैं। ALE एड्रेस लैच इनेबल, ये कंट्रोल सिग्नल है। रीड, रीड सिग्नल RD, रीड, ये रीड सिग्नल है, ये भी कंट्रोल सिग्नल है। री राइट सिग्नल, ये भी कंट्रोल सिग्नल है। IO ओब्लिक मेमोरी, इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी, ये भी आपका कंट्रोल सिग्नल है। MEMW मेमोरी राइट, ये भी आपका कंट्रोल सिग्नल है। IOW इनपुट आउटपुट राइट, ये भी आपका कंट्रोल सिग्नल है। MEMR मेमोरी राइट, ये भी आपका मेमोरी रीड, सॉरी MEMR मेमोरी रीड, ये आपका कंट्रोल सिग्नल है। IOR इनपुट आउटपुट रीड, ये भी आपका एक कंट्रोल सिग्नल है। तो बेसिकली देखिए ये मैंने आपको एड्रेस बस बताया है। एड्रेस बस में डाटा लिया 2100H, 16 बिट का डाटा है, 16 बिट का आपका एड्रेस बस होता है। डाटा बस बताया है, डाटा बस आपका 8 बिट का होता है, 8 बिट का डाटा है, तो 8 बिट का आपका डाटा बस हुआ। और कंट्रोल बस आपका कंट्रोल सिग्नल भेजता है, ये सारे कंट्रोल सिग्नल है। हाँ इंपॉर्टेंट है कंट्रोल बस में एक बात, कि जितने भी ये कंट्रोल सिग्नल हैं ये सारे एक्टिव लो सिग्नल होते हैं, यानी कि जब ये लो होते हैं तभी ये वर्कआउट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो था सारा का सारा बस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। नेक्स्ट हमारा आता है ALU एंड रजिस्टर स्ट्रक्चर ऑफ MPU 8085। तो किस तरीके से हमारा ALU बना है, किस तरीके से हमारा रजिस्टर स्ट्रक्चर बना है, दोनों को एक साथ देखना पड़ता है, दोनों को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले ए फिगर जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे जो आप फिगर है उसमें देखिए ये आपका बेसिकली ALU है। ठीक है, ALU के अंदर देखिए एक्यूमुलेटर ALU का पार्ट होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है आपको बताया है। एक्यूमुलेटर अपने अंदर ऑपरेशन परफॉर्म, जब भी कोई सिस्टम में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ALU में ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और एक्यूमुलेटर में जाके वो स्टोर होता है। जो भी उसका रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स को हमने फिगर सी में आपको समझाया, अभी बताते हैं इसको क्या होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर जाती है तो इंस्ट्रक्शन को वो अपने अंदर लेता है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम इंस्ट्रक्शन डिकोडर का होता है। फिर उसके बाद रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे बेसिकली क्या है, ये आपके राइट साइड में जो बी फिगर है ये पूरा रजिस्टर एरे है। ठीक है, मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर इसके साथ ही दिए हुए हैं, जैसे स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर होता है, इसे भी हम अभी देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका ALU का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका एक्यूमुलेटर, ALU, फ्लैग, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर एरे, मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ये पूरा का पूरा आपका ALU का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी के साथ आपकी मैंने कनेक्शन दिखाए हैं। एड्रेस बस है 16 बिट एड्रेस बस, 8 बिट डाटा बस और कंट्रोल सिग्नल के लिए आपका मैंने यहाँ पे कनेक्शन दिखाया है। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखेंगे आप फिगर बी में, तो ये बेसिकली आपका एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसमें सबसे ऊपर 8 बिट का एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मैंने आपको काम बता ही दिया है। एक्यूमुलेटर में जब भी कोई परफॉर्म होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में आके सेव हो जाता है। उसके बाद BCDE और HL ये आपके 8 रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो कोई भी स्टोरेज करना हो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको 16 बिट का कोई स्टोरेज करना है तो आप इसका पेयर बना सकते हैं, BCDE और HL करके आप इसका पेयर बना सकते हैं। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं अपने राइट टॉप पे, उसको देखिए मैंने फिगर सी में नीचे समझाया है। ये 8 बिट का रजिस्टर है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। तो D0 जो है वो CY मतलब ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका कैरी फ्लैग है। यानी कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं और किसी भी पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट होती है तो ये कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो भी ऑपरेशन हुआ है उसमें कहीं कैरी जनरेट हुई है।
D1 लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाइड लोकेशन है। फिर D2 लोकेशन जो है वो आपका P है, P मतलब पैरिटी। अगर कोई भी पैरिटी आपने रिजल्ट में किसी भी तरीके की पैरिटी जनरेट होती है, कोई इवन या ऑड पैरिटी का आपने करा है, कोई भी इसका इंस्ट्रक्शन आपने कोई भी दिया है आपने, इसमें इवन और ऑड पैरिटी जनरेट हो रही है, तो ये पैरिटी फ्लैग आपका सेट हो जाता है। D3 फिर अनआइडेंटिफाइड लोकेशन है। D4 आपका ऑक्सिलरी कैरी है। ऑक्सिलरी कैरी क्या होती है? अगर चौथी बिट, अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और चौथी बिट से कोई कैरी जनरेट होती है, फोर्थ बिट से कोई कैरी जनरेट होती है फिफ्थ बिट के लिए, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाता है? वो सेट हो जाता है। D5 फिर से आपका अनआइडेंटिफाइड लोकेशन है। D6 ये आपका जीरो फ्लैग है। अगर कोई रिजल्ट जीरो आता है, कोई हम ऑपरेशन करते हैं और रिजल्ट जीरो आ जाता है, तो जो आपका D6 फ्लैग जो है, D6 यानी कि जीरो फ्लैग, वो सेट हो जाता है। फिर उसके बाद D7 ये है साइन फ्लैग। एस मीन साइन फ्लैग। साइन फ्लैग मतलब कि अगर कोई साइन नंबर रिजल्ट में अपीयर होता है तो ये आपका फ्लैग सेट हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका फ्लैग रजिस्टर था, फ्लैग रजिस्टर का स्ट्रक्चर था, जो कि आपको जो भी ऑपरेशन होता है उसके बारे में बताता है कि ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आपका प्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में आपको ये बताता है। उसके बाद दो रह गए इसमें, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। इसे देखेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम काउंटर। द माइक्रोप्रोसेसर यूज प्रोग्राम काउंटर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर को दी जाती है उनका एक सीक्वेंस बनाने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमने 10 इंस्ट्रक्शन दिए तो उनका सीक्वेंस बनाने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। The function of program counter is to point the memory address from which the next byte is to be fetched. प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि ये अपने अंदर वो मेमोरी एड्रेस रखता है जिससे कि नेक्स्ट, उस इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर रखता है जहां से कि नेक्स्ट डाटा बाइट को उठा के लाना होता है, उसे ये अपने अंदर तैयार रखता है, ताकि जैसे ही पहला ऑपरेशन खत्म हो तो माइक्रोप्रोसेसर को ढूंढना ना पड़े, सीधा उस एड्रेस पे जाए जो भी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ने पॉइंट कर रखा होता है, और वहां से वो डाटा को उठा के लेके आ जाए। और जैसे ही ये काम होता है उसके बाद मेमोरी लोकेशन जो होती है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो आपका एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर जाता है और अगले एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही फिर पिछली इंस्ट्रक्शन पूरी होती है तो वो जो नेक्स्ट एड्रेस के क्रॉस डाटा होता है उस डाटा को वो फेच करके ले आता है। फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होता है, फिर दोबारा से डाटा ले आता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर डाटा, और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। क्या करता है प्रोग्राम काउंटर का काम? बेसिकली होता है माइक्रो प्रोसेसर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसके जो रन टाइम है उसको डिक्रीज, जो उसका जो रन टाइम है, जो रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट करने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या है? इट इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर यूज एज अ मेमोरी पॉइंटर। ये भी एक 16 बिट रजिस्टर है, मेमोरी पॉइंटर की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेमोरी को पॉइंट करता है। ठीक है, बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। इट पॉइंट्स अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी कॉल्ड स्टैक। ये स्टैक में रीड राइट मेमोरी को पॉइंट करता है। देखिए मैंने स्टैक बनाया है, स्टैक में क्या है, ये अगर आप देख रहे हैं 2100, तो ये एड्रेस है। फिर एड्रेस आगे दूसरा क्या है, 2101, 2102, और इस तरीके से एड्रेस बढ़ता चला गया। और हर एड्रेस पे क्या है, कुछ ना कुछ डाटा स्टोर है। ठीक है, हर एड्रेस पे, इस पे 5C स्टोर है, इस पे 3 स्टोर है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको पिछली स्लाइड्स में। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखिए ये डाटा 2100H और 5E। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसे देखिए 2100H पे ही मैंने 5C को स्टोर कर दिया यहाँ पे, ऐसे 2101 पे, तो यहाँ पे डाटा स्टोर, ये बेसिकली स्टैक है, इसे बोलते हैं हम स्टैक। अब कैसे ये ऑपरेट करता है वो देखिए, ये जो है बेसिकली देखिए, अगर मान लीजिए आपने स्टैक पॉइंटर को लोड किया है 2097 में, नीचे वाली फिगर में देखिए 2097 वैल्यू से स्टैक पॉइंटर आपका लोड है। ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे ही स्टैक पॉइंटर में आपको डाटा आपको लोड, स्टैक पॉइंटर में आपको कोई डाटा लोड करना है, मान लीजिए कि आपको एक डाटा लोड करना है 42F5, तो क्या होगा, जो 42 डाटा होगा वो 2097 पोजीशन पे आ जाएगा, और जो F5 जो लोअर बिट होगी वो पहुंच जाएगी 2097 पे, और जो अपर बिट होगी वो पहुंच जाएगी 2098 पे। क्योंकि जो हमारा मेमोरी का जो डाटा साइज है वो तो हमारा 8 बिट का ही है, तो हमें इसे दो दो करके स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि 8 बिट ये वाली और 8 बिट ये, H की 8 बिट और L की 8 बिट। हम क्या करेंगे, जो भी स्टैक पॉइंटर में एड्रेस होगा उस एड्रेस से स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2097 पे, हम लोग क्या करेंगे,
लोअर बिट डालेंगे F2 और 2098 पे हम कौन सी बिट डालेंगे 42। तो इस तरीके से स्टैक पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, स्टैक पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होगा, जिस एड्रेस पे भी हमें डाटा को स्टोर करना होगा वो एड्रेस हमारा स्टोर होगा। तो बेसिकली स्टैक पॉइंटर का काम क्या होता है, स्टैक पॉइंटर उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करता है जिसपे हमें डाटा को स्टोर करना होता है रीड राइट ऑपरेशन के टाइम में। और प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर आने वाली सीक्वेंस जो होती है, जो भी हमारा आने वाला इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी जिसपे डाटा परफॉर्म होना होता है, उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस था आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर में। तो और यही हमने देखा ALU कैसे हमने वर्क किया, ALU को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा रजिस्टर स्ट्रक्चर क्या होता है, रजिस्टर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। एक्यूमुलेटर क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, BCDE HL क्या होता है, इनकी पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एड्रेस लाइन क्या होती है, डाटा लाइन क्या होती है, कंट्रोल लाइंस क्या होती हैं, ये सब देखा हमने। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देखा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के आने वाले सारे लेक्चर्स के अपडेट टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।